हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज अपन लोग देखने वाले हैं पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे जो अभी हुआ है। एडवांस पैटर्न का जो टेस्ट है उसका पेपर 2 CT2 पेपर 2 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 7 people leave their bags outside temple and returning from worship picked one bag each at random. In how many ways? At least one and at most 3 of them get their correct bags, है ना। 7 लोग गए मंदिर में, अपने अपने बैग यहाँ रख दिए उन्होंने, है ना। बैग रख दिए मान लो, है ना। वापस जब बाहर आए उन्होंने वापस अपना बैग उठाया। जब वापस अपना बैग उठाया तो कम से कम एक बंदा अपना, है ना, रेंडमली उठा रहे, तो कम से कम एक बंदा अपना सही बैग उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 बंदे सही उठाने चाहिए, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम पिक्ड करेक्ट बैग एंड एट मोस्ट 3 पिक्ड करेक्ट बैग। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, एग्जैक्टली 1 बंदे ने करेक्ट बैग उठाया, या एग्जैक्टली 2 ने करेक्ट बैग उठाया, या एग्जैक्टली 3 ने करेक्ट बैग उठाया। तो एटलीस्ट 1 बंदे ने करेक्ट बैग उठाया और एग्जैक्टली एट मोस्ट 3 बंदों ने करेक्ट बैग उठाया, ठीक है। और जो करेक्ट बैग उठाया बाकी सब कोई भी बैग नहीं ले सकते, बाकी को इनकरेक्ट रखना है अपने को। तो इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ डी अरेंजमेंट, है ना। अपन को इस तरीके से इनको अपन को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी बंदा अपना सही बैग नहीं उठाए इसके अलावा। तो अपन ने क्या बोला कि अच्छा 7 में से क्या करते हैं, अपन एक बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको सही बैग देना है। उसको सही बैग देने का तरीका एक ही होगा, सही बात। अब जो बाकी जो 6 बचे उनको, उनके पास अपना खुद का बैग नहीं आना चाहिए किसी के पास, है ना। अब ऐसा नहीं कि 6 फैक्टोरियल लिख दिया, कोई भी बैग किसी के पास चला गया। 6 फैक्टोरियल में तो क्या है, गड़बड़ है, उसमें खुद के पास खुद का बैग भी आ रहा है, तो वो नहीं कर सकते अपन। अपने को क्या करना पड़ेगा, डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स। डी अरेंजमेंट का कांसेप्ट अपन ने पढ़ा होगा। डी अरेंजमेंट क्या होता है कि 5 लोगों को 5 ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से देने हैं कि कोई भी बंदा खुद का ऑब्जेक्ट नहीं ले, है ना। कोई भी बंदा खुद का बैग नहीं ले, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट। डी अरेंज करना है। तो 7 बंदों को सही से अरेंज कर लिया, बाकी को क्या कर दिया, डी अरेंजमेंट। प्लस 2 बंदों को सही बैग दे दिया, देने का तरीका, सही बैग देने का तरीका एक ही होगा, इनटू डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। प्लस 7 में से कोई 3 बंदों को सही ऑब्जेक्ट देने का तरीका एक ही, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, सही बात। अब डी अरेंजमेंट का फॉर्मूले से ये D6, D5 और D4 निकालो। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स होता है n फैक्टोरियल इनटू 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial till 1 upon n factorial plus minus, वो डिपेंड करेगा n पे, ठीक है। ये चलता चला जाएगा, है ना। n फैक्टोरियल तक जाता है, 1 के साथ माइनस है तो n इवन होगा, ओड होगा तो माइनस आ जाएगा, और तो -1 की पावर n लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखो D6 निकाल लो, D5 निकाल लो और D4 निकाल लो। वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में तुम्हारे को D6 D5 निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत तुम्हारे को दिए हुए हैं। D6 देखो 265 जैसा है, बोलो। D5 तुम्हारे को दिया हुआ है 45 4। मतलब आंसर में ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ये चीज बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी तुम्हारे को, ठीक है। तो बस सीधा सीधा रख दो। तो अपने पास क्या आ गया, 7C1 इंटू, है ना, D6 मतलब 265 प्लस 7C2 इंटू D5 का मतलब हो गया अपने पास 44 प्लस 7C3 इंटू D4 क्या हो गया 9। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। 7C1 265, 7C5 44, है ना। 7C2 को मैं 7C5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। NCR इक्वल टू NCN माइनस R, 7C3 9, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। मोर देन 1 है तो बाकी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं, या क्यों सही है। 7C7 44 लिखा हुआ है, 7C2 44 लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं 7C5 9, इसमें दिक्कत है क्या, बोलो। बिल्कुल दिक्कत है। 7C3 या होता 7C4, इसने लिखा है 7C5 9, दैट मींस इट्स इनकरेक्ट। डी ऑप्शन पे आते हैं, बाकी दोनों सही है। 6C2 into 21, तो 9 वाला जो है ना, 9 वाला उसको अपन ने बदला है, तो 9 वाला मतलब ये,
तो इसको अपन को 6c2 में लेके जाना है। तो 6c2 में कैसे लेके जाते हैं, 7/3 कॉमन ले लो बाहर। ऐसा तुमने पढ़ा होगा बाइनोमियल में कि NCR इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं N/R इंटू n-1CR-1। ये फॉर्मूला तुमने देखा होगा इन बाइनोमियल, तो उसका अपन ने यूज कर लिया बच्चों। तो ये देखो क्या आ रहा है 6c3 इंटू 21, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी इसका मतलब करेक्ट है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ए एंड डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 2520। काफी आसान प्रॉब्लम है ये, अपन बोल सकते हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम फॉर यू। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ n। तो पहले तो इसको क्या कर लो, प्राइम नंबर की पावर्स में लिख लो। तो 2520 का एलसीएम ले लेते हैं अपन। इसको अपन ने बांट लिया कैसे, 252 इंटू 10। 252 को अपन ने लिख दिया क्या, 126 आ गया क्या, वन 126 को 63 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, 63 को 9 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये आ गया। तो 2520 को अपन ने लिख दिया 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3। बोलो सही है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लिया, ये लिखते ही अपना प्रॉब्लम क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिविजर्स। नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने का तरीका क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, ऑड डिविजर्स। तो नंबर ऑफ डिविजर्स पहले कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालते हैं, है ना। अपन बोलते हैं कि इस 3 की पावर 2 में क्या क्या है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, है ना, ये चीजें है। तो 3 का डिवीजर कैसे कैसे आ सकता है, इससे आ सकता है, या तो मैं 1 उठा लूं 3, या मैं 2 3 उठा लूं, या है ना 1 0 3 उठा लूं, है ना। 3 की पावर 2 का एक बैग है ना, 2 आइडेंटिकल 3 रखे हुए हैं, उनमें से 3 की पावर 0 उठा सकता था, 3 की पावर 1 उठा सकता था, 3 की पावर 2 उठा सकता था, है ना। तो कितने तरीके से डिविजर्स आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स यदि कभी कैलकुलेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 + 1 इंटू, है ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को उठाने का तरीका तुमने पढ़ा होगा, उसी कंसेप्ट से उठा रहे हैं अपन, है ना, हाउ टू पिक या हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये 3 की पावर 2 क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, 3 3 के 2 ऑब्जेक्ट है, तो उसमें उठाने का तरीका ये हो गया। ये तो टोटल की बात करें, अपने को टोटल नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ डिविजर्स, इवन डिविजर्स। तो नंबर ऑफ इवन डिविजर्स निकालने का मतलब अपन ने क्या किया कि 2 की पावर 1 तो उसमें होना ही चाहिए, तो 2 की पावर 1 को पहले से ही पिक कर लो, बाकी जो बचा उसको देख लो, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 की पावर 1 को तो मैंने सेलेक्ट करना ही है मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, इवन डिविजर्स। इवन डिविजर्स का मतलब 2 तो उसमें होना ही चाहिए, बाकी इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लो। इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 3 इंटू, है ना, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, आंसर विल बी 36। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स ऑफ n। ऑड डिविजर्स में क्या होगा, इवन मेरे को सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो इवन में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो 2 की पावर 3 को यहाँ से हटा दो डिविजर्स में, तो कितना बचा, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 12। तो बी रॉन्ग हो गया, है ना। ऑड डिविजर्स 11 दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल के लिए मेरे को 5 सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, 2 सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो 10 को बाहर ले लो, 10 को बाहर ले लो, बाकी बचे 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, है ना। सही बात बोलो। इसमें नंबर ऑफ डिविजर्स कितने होंगे, अब 10 तो क्या है, सब में आएगा, इसमें अब इसके जितने नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे वही अपना आंसर होगा। इसके कितने हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3, 18, है ना। 2 + 1, 1 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक बात।
डी ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ 6। 4 का मल्टीपल है वो, बट 6 का नहीं है। 4 का मल्टीपल है बट 6 का नहीं है। तो अपन ने बोला कि अच्छा 4 का मल्टीपल है बट 6 का नहीं है, ये कैलकुलेट करना है ना अपने को। तो टोटल 4 के मल्टीपल निकाल लेते हैं। टोटल n वो ये सारे हैं जो 4 के मल्टीपल भी हैं और 6 के मल्टीपल भी है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ 6, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ 6। तो 4 के मल्टीपल में 6 के मल्टीपल कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब अपन टोटल 4 के मल्टीपल निकाल लेते हैं, माइनस वो कर देते हैं जिसमें 4 और 6 दोनों का मल्टीपल आ रहा हो, वो माइनस करते ही आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, टोटल 4 के मल्टीपल आ जाएंगे, उसमें से अपन वो निकाल देते हैं, वो मल्टीपल निकाल लेते हैं जो 4 के मल्टीपल भी है और 6 के मल्टीपल भी है। तो बाकी जो बचे वो किसके बचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बचने वाले हैं, 4 के मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल में वो मल्टीपल निकाल दो जो 4 और 6 दोनों के मल्टीपल है। तो टोटल 4 का मल्टीपल कितना होगा बच्चों, 4 का मल्टीपल देखो 2 की पावर 2 बाहर ले लेते हैं, इसमें से 2 की पावर 2 बाहर लिया, अंदर बचेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1। टोटल कितने बचेंगे, 24 माइनस 4 इंटरसेक्शन सी का मतलब कितना कितना बाहर निकालना पड़ेगा, 12 कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, है ना। 4 और 6 दोनों के मल्टीपल है, इसका मतलब यह हो गया कि मतलब अपने को क्या है, उनका एलसीएम बाहर ले लिया अपन ने, 4 और 6 अब दोनों का, अब 12 का किसी में डिवाइड होगा तो वो 4 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है ना, दोनों का मल्टीपल है। तो 12 बाहर लिया, तो 12 के बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 था, तो 4 बाहर लेते ही अंदर बचेगा 2 की पावर 1। तो कितना है देखो 16, तो 24 माइनस 16 है ना, 8 बच गया, तो आंसर इज 16। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर अपने पास क्या आया था, 8। इसका मतलब 2 ही इसके ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखो, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सही बात। A transpose and B transpose are the transposes of A and B respectively, then which of the following is are correct। तो अपने को बोल रहा है कि B transpose AB is symmetric matrix, है ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा if and only if A is symmetric, ये प्रूफ करना है या इसके बारे में अपने को कमेंट करना है, ठीक बात। तो अपन क्या बोलते हैं इसमें, देखो पहले यहाँ से यहाँ प्रूफ करते हैं ना। अपन मान लेते हैं कि B ट्रांसपोज AB सिमेट्रिक है, तो B ट्रांसपोज AB यदि सिमेट्रिक हुआ, इस बात का मतलब क्या होगा, इसका ट्रांसपोज बराबर होगा किसके बच्चों, B ट्रांसपोज AB के बराबर होगा। क्या बोलो, इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है ना, ABC का ट्रांसपोज आता है C B A हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ट्रांसपोज लेते ही उल्टा हो जाएगा, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा B ट्रांसपोज AB ना, ट्रांसपोज इसका यही आएगा। बोलो अब अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स लगा देते हैं, B ट्रांसपोज इनवर्स फ्रंट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, B इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं B ट्रांसपोज का इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और B का क्या कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई लास्ट में, वो करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसका मतलब यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, सही बात। अब इसका उल्टा प्रूफ करना है,
यदि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है तो B ट्रांसपोज A भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सिंपल इसका उल्टा ये लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं, बोलो B ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और अब इसमें प्री मल्टीप्लाई किया है अपन ने A इनवर्स का, अब इसमें क्या करेंगे B का मल्टीप्लाई कर देंगे और B ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से अपन ये बात बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवर्स जा सकते हैं अपन इसमें, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस। तो अपने को यहाँ से भी प्रूफ हो गया। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब है इफ A इंप्लाइज B देन B इंप्लाइज A। ये दोनों बातें अपने को हमेशा प्रूफ कर रही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे चलिए आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, B ट्रांसपोज A B सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली B इज सिमेट्रिक। तो उसका कोई मतलब नहीं है, B सिमेट्रिक होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ रहा है। B सिमेट्रिक हो जाएगा तो A के बारे में कैसे अपन कमेंट कर पाएंगे। B यदि सिमेट्रिक है तो ये B A ट्रांसपोज B हो जाएगा, वहां से ये A थोड़ी मिलेगा, अपने नहीं मिलेगा, राइट। B ट्रांसपोज A B इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एवरी मैट्रिक्स A। अच्छा, ये अपने को देखना है कि ये इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसको इसका नेगेटिव के बराबर प्रूफ करना है अपने को ये प्रूफ करना है कि इसका ट्रांसपोज B ट्रांसपोज AB के बराबर है, यही प्रूफ करना है इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपने को पहले देखते हैं, इसका अपन ने ट्रांसपोज लिया था, क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B, ठीक बात, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एवरी मैट्रिक्स है। अब ये क्या इसके इक्वल है क्या, एक ही हर मैट्रिक्स के लिए क्या अपन ये लिख पा रहे हैं, क्या बोलो, नहीं लिख पा रहे ना, कुछ नहीं कह सकते, तो C इज इनकरेक्ट। B ट्रांसपोज AB इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज स्क्यू सिमेट्रिक। B स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ऑफ B। तो B ट्रांसपोज की जगह मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ B A ट्रांसपोज B। नहीं, क्या ये प्रूफ कर पा रहे हैं क्या यहाँ से। अच्छा, B ट्रांसपोज को मैं एज इट इज ही रखता हूँ ना, इसकी जगह माइनस B ट्रांसपोज लिख देता हूँ, तो भी अपन ये बात प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो डी ऑप्शन भी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट। सो सिंपल सी प्रॉब्लम है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं, इट्स वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। इक्वेशन दी हुई है अपने को, मॉड ऑफ कोस थीटा प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, कोस थीटा इंटू एक्स प्लस 12y प्लस z इक्वल टू 7z इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। एंड साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड व्हाट, थीटा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 0 0 0 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, 0 0 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, 0 0 0, ठीक बात। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, उसके अलावा जो भी केसेज है वो सारे क्या है, नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल इस केस में क्या होगा, इस केस में नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। 0 0 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, मतलब क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए इस इक्वेशन के। तो डेल्टा क्या होना चाहिए बच्चों, 0। डेल्टा को 0 करते ही अपना प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 1 डेल्टा लिख लेते हैं अपन, कोस ऑफ थीटा 12 7 साइन ऑफ थीटा 5 3। इस डेल्टा को बच्चों 0 कर लो और अपने आंसर्स निकाल लो क्या आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब आगे अपन आराम से, ठीक बात है ना। सिंपली अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनटू 36 माइनस 35 प्लस दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक बात, प्लस 1 इंटू 5 कोस थीटा माइनस, है ना, 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा,
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों 0। ठीक, अब देख लो क्या क्या आ रहा है, मोड ऑफ कोस थीटा एक तरफ आ गया, साइन थीटा का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 14 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा अपने पास 14 माइनस 12 2, तो साइन थीटा का कोफिशिएंट आ गया 2 साइन थीटा। ठीक बात, प्लस कोस थीटा का कोफिशिएंट क्या है -6 + 5, तो माइनस कोस थीटा हो गया, बोलो है ना। कोस थीटा का क्या कोफिशिएंट है -6 + 5, तो माइनस कोस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, क्या आ रहा है मोड ऑफ कोस थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा। ठीक बात, अब देख लो यहाँ पे क्या क्या आंसर आ रहा है। पहले ले लेते हैं व्हेन कोस थीटा इज पॉजिटिव। कोस थीटा इज पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 साइन थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों n पाई। थीटा n पाई किस इंटरवल में देखना है, -4 पाई से लेके 9 पाई/2 में, है ना। -4 पाई से लेके 9 पाई/2 में क्या होगा, -4 पाई होगा, -3 पाई होगा, -2 पाई होगा, -पाई होगा, 0 होगा, है ना, 9 पाई/2, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, है ना। 4.5 पाई लिखा हुआ है वो। ये सॉल्यूशंस हो गए अपने पास, है ना। थीटा बिलोंग्स टू -4 पाई टू 9 पाई/2 के फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और व्हेन, अब इसमें से अपने को कोस थीटा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, वही आंसर्स लेने हैं ना। कोस थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, ये तो अपना केस था। कोस थीटा पॉजिटिव किस किस पे होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 होता है ना। इवन पे मतलब ये हटाना है, ये अपने काम का है, ये हटाना है, ये अपने काम का है, ये हटाना है, ये अपने काम का है, ये हटाना है। तो 5 सॉल्यूशंस तो बच्चों यहाँ से आ गए ना, अपने पास 5 सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गए। ठीक बात, अब व्हेन कोस थीटा इज नेगेटिव, जब कोस थीटा इज नेगेटिव तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस के साथ खुलेगा, तो -2 कोस थीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास ये वाला इंटरवल 1 और 1 ये। अब देख लो -4 पाई से लेके, है ना, -4 पाई से लेके 4.5 पाई तक कितने ऐसे आंसर्स आ रहे हैं। तो -2 पाई से लेके, है ना, -4 पाई से लेके -2 पाई तक, है ना। -4 पाई का मतलब ये वाला पॉइंट, -4 पाई से लेके -2 पाई तक कितने सॉल्यूशन, 2। फिर -2 पाई से लेके -4 पाई तक, -2 पाई से लेके 0 तक फिर से 2। ठीक है, फिर 0 to 2 पाई फिर से कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस। 0 to 2 पाई भी कितने सॉल्यूशंस है, 2 सॉल्यूशंस। अपने को कोस थीटा क्या रखना है बच्चों, कोस थीटा नेगेटिव। कोस थीटा नेगेटिव है मतलब ये तो पार्ट अपने को हटा ही देना है, तो इसका मतलब हर एक उस इंटरवल में एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। 2 की जगह अपने को क्या मिलने वाला है, एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि कोस थीटा मस्ट बी नेगेटिव, तभी तो अपन ने ये सारा सोल्व किया है। कोस थीटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये सॉल्यूशन तो अपना आएगा नहीं, तो हर एक इस गोले में कितना, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो -4 पाई टू -2 पाई 1, -2 पाई टू 0 1, और फिर 0 to 2 पाई फिर 1, और फिर 2 पाई टू 4 पाई फिर 1, है ना, सही है बात। और 4 पाई टू 4.5 पाई में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो अपने को लेना ही नहीं था। तो 4 5 9, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 9, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 9। तो 9 के अकॉर्डिंगली देख लो अपने को क्या दिखाना है कि k इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिविजिबल बाई क्या है, b 3 से भी डिविजिबल है ना, d 9 से भी डिविजिबल है, b एंड d, ऑप्शन बी एंड डी। ठीक बात, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा एनालिसिस अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, है ना। इवन अपन जब सोच रहे थे तो ये वाले केसेस भी पहले लेने लग गए थे, तो गलती होने के चांसेस है इसमें, तो ये वाली गलती अपने को अवॉइड करनी है।
कोस थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्व कर रहे थे, ये वाला पार्ट अपन कोस थीटा लेस देन 0 के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो कोस थीटा नेगेटिव होना चाहिए, वो उसके लिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक बात, तो ये अपने को ध्यान देना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्यों बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी वर्टेक्स ए इज गिवन, पॉइंट मिड पॉइंट इज गिवन, इट इज ऑल्सो गिवन दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 0,2, ऑर्थो सेंटर भी दिया हुआ है अपने को। तो अपने को क्या निकालना है, अल्टीमेटली अपने को निकालना है इसका कोऑर्डिनेट बी एंड सी, है ना। कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिखानी है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक बात, तो कर लेते हैं इसको, आसान प्रॉब्लम है काफी। अपने को ए पॉइंट दिया हुआ है 3,1, ठीक बात, ये पॉइंट दिया हुआ है 3,1, और तो सेंटर दिया हुआ है, और तो सेंटर क्या दिया हुआ है अपने को, और तो सेंटर इज 0, और तो सेंटर दिया हुआ है 0,2। BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, BC का मिड पॉइंट मतलब ये मीडियन जहां पे आके मिल रही है, दैट इज 5,2, 7/2। ये पॉइंट B है, मान लो ये पॉइंट C है। ठीक बात, ये पॉइंट है H। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने को निकालना है B और C और सरकम सेंटर निकालना है। तो देखते हैं कि इसका सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। तो सरकम सेंटर निकालने का बच्चों एक दो तरीके हैं इसमें सरकम सेंटर निकालने के, और सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो अपने को समझ में आ रहा है दैट इज कि अपन क्या निकाल सकते हैं, 2:1 से इसका सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। क्या सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, बोलो। मतलब सेंट्रोइड को वैसे अपन G से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेंट्रोइड यदि एक बार आ गया अपने पास, है ना, ONGC से याद कर रखा है अपन ने। तो अब इसको अपन H बोल दो, ये C सरकम सेंटर है तो इसको O बोल देते हैं अपन, है ना, सरकम सेंटर है ये सरकम। तो ये किस रेशियो में होता है बच्चों, 2:1 के रेशियो में। तो अपन ये जानते हैं कि ये जो भी सरकम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर की जो साइड होती है, ऑर्थो सेंटर की साइड में 2 होता है और सरकम सेंटर की साइड में क्या होता है, 1 होता है, सेंट्रोइड होता है बीच में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ONGC। ऑर्थो सेंटर की साइड में क्या होता है, 2, याद करने का तरीका है। और ऑर्थो सेंटर की साइड में क्या होता है, 2, और सरकम सेंटर की साइड में होता है 1। ऑर्थो बड़ा होता है, ऑर्थो बड़ा होता है, भाई ये याद कर लिया। ऑर्थो सेंटर की साइड में 2 होता है, तो 2:1 के रेशियो में इसको बांटेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, सरकम सेंटर मिल जाएगा, बोलो। तो अल्फा बीटा मिल जाएगा क्या, तो पहले अपन सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। इसका सेंट्रोइड क्या आएगा, देखो ये भी 2:1 में ही होता है, तो सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। 2 × 5/2, 5 + 1 × 3/3, 2 × 7/2 मतलब 7 + 1 8/3। तो सेंट्रोइड क्या आ गया बच्चों, 8/3, 8/3। सही बात, सेंट्रोइड आ गया तो यहां से अपन इस वाले से निकाल सकते हैं, सरकम सेंटर × 2 + 1 × ऑर्थो सेंटर अपॉन 3 = G होना चाहिए। ठीक बात, तो ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्थो सेंटर क्या आ जाएगा, देखो 3G - H/2 में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ ही कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो ये आ जाएगा सरकम सेंटर। तो 3 × G मतलब 8, x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले। ऑर्थो सेंटर का x कोड अल्फा और बीटा मान लेता हूं कोऑर्डिनेट। तो ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 × G 8 - H 0, तो 8/2, 3 × G 8 - 2, 8 - 2 6/2। तो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, पॉइंट आ गया 4,3। तो 4,3 इसका क्या आ गया बच्चों, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर अपन डायरेक्टली निकाल सकते थे विदाउट फाइंडिंग B एंड C। सरकम सेंटर एक बार निकल गया तो एक ऑप्शन इसका क्या है, सरकम सेंटर पे बेस्ड है, वो आ गया अपने पास। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों, B और C। B और C निकालने के लिए अपन एक बात जानते हैं, ठीक है। मैं दूसरा इसमें एक बात अपन जानते हैं सरकम सेंटर निकालने के लिए
अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, बी और सी, और तो सेंटर दिया हुआ है। ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है क्या इसके, ठीक बात है ना, ये और तो सेंटर है, तो ये लाइन इधर भी क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। तो बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या अपन, है ना, इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए डी मान लेता हूं इसको, परपेंडिकुलर टू ए डी एंड पासिंग थ्रू दिस मिड पॉइंट, ठीक बात बोलो। तो काफी आसान है, y माइनस 7/2 इज इक्वल टू स्लोप इसकी क्या होगी, स्लोप हो जाएगी ये है 0,2, तो 1 माइनस 2, इस लाइन की स्लोप क्या होगी -1/3, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों 3, ये परपेंडिकुलर लाइन है BC, तो BC की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों 3, है ना, 1 माइनस 2 -1/3 उसकी 3 हो जाएगी इंटू x माइनस 5/2, दिस इज इक्वेशन ऑफ BC। BC की इक्वेशन आ गई, मतलब B पॉइंट के पैरामेट्रिक पॉइंट टर्म्स में अपन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो BC लाइन की इक्वेशन आ गई अपने पास, क्या आ जाएगी 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 2y माइनस 6x या 6x माइनस 2y, इसको उधर ले गए अपन, -15 प्लस 7 हो जाएगा अपने पास -8 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन BC। BC की इक्वेशन आ गई। अब BC की इक्वेशन से फायदा क्या हुआ, BC की इक्वेशन से ये फायदा हुआ कि B और C को अपन T1 और T2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, या B को मैं T की टर्म्स में इमेजिन करूं तो C उसकी टर्म्स में आ जाएगा। तो B को मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, B को मैं यहां से लिख सकता हूं, B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं T, 3T प्लस T, हो जाएगा 3T माइनस 4, x की जगह मैंने T रखा। अब B यदि निकाल लिया मैंने तो C भी निकाल सकता हूं। C क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए, तो B प्लस C/2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 5/2, 7/2, ठीक है। B प्लस C/2 क्या होगा 5/2, 7/2, इस दोनों का मिड पॉइंट है। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, C इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस इसका x1 5 माइनस T, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 3T माइनस 4, ठीक है बात। तो C पॉइंट क्या आ गया बच्चों 5 माइनस T, 11 माइनस 3T, ठीक बात। ये पॉइंट आ गया अपने पास, C आ गया, B आ गया। थॉट प्रोसेस क्या है, T की टर्म्स में C आ गया, B आ गया, अब एक ही अननोन है T निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा। T कैसे निकालेंगे, है ना, बात ये आती है कि T कैसे निकालेंगे, T कैसे निकालेंगे बच्चों। T के लिए अपने को क्या पता है कि AB की स्लोप परपेंडिकुलर है किसके, CH की स्लोप के, बोल सकते हैं क्या, बोलो, AB की स्लोप इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना, AB इज परपेंडिकुलर टू BC नहीं CE, ये इसको E मान लेता हूं, CE। T में इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। AB इज परपेंडिकुलर टू CE, AB इज परपेंडिकुलर टू CE, ये भी T की टर्म्स में होगा, ये भी T के टर्म्स में। CE की स्लोप कैसे निकालेंगे, H पॉइंट दिया हुआ है ना अपने को, तो एक पॉइंट ये पता हुआ है, ये पॉइंट किसकी टर्म्स में, T की टर्म्स में, ये A पता है, B किसकी टर्म्स में, T की टर्म्स में, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1 करो एंड फाइंड T निकलते ही x1 x2 y1 y2, या अपन बोल सकते हैं कि B और C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक बात, समझ में आई बात। तो थ्योरी है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक अपन करते हैं उसी पे बेस्ड है प्रॉब्लम। डिसेंट प्रॉब्लम है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, ये ना बहुत इजी है ना बहुत टफ है। यदि तुम्हारे को थ्योरी क्लियर है तो काफ़ी आसान सी प्रॉब्लम बोल सकते हैं अपन, विद इन 3 to 4 मिनट्स अपन कर सकते हैं यदि करना चाहें तो।
ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो 3 to 4 मिनट्स में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा रिलेटिवली जो है उससे थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अपने को डेफिनेशन दी हुई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन अपने को दी हुई है। आइडेम्पोटेंट अपन किसको बोलेंगे, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन ए इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, डेफिनेशन अपने को दी हुई है। ठीक है, जेई में भी इन जनरल अपन यदि बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है विथ डेफिनेशन आता है, क्योंकि ये वाला सिलेबस में अपन नहीं मानते, इनवॉल्यूंटरी और ये सब अपन नहीं पढ़ते हैं। मेंस में तो आता है, एडवांस में बहुत ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती। कहीं भी तुम देखोगे ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया है, यदि यूज किया है तो वो दे दिया है ना, इसी टाइप का पूछना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो अब अपने को ए बी सी 3 मैट्रिक्स दी हुई है, ध्यान से देखो। अपने को ए स्क्वायर करते हैं अपन, है ना। ए स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है अपने को, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है, और बी स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा बच्चों, है ना। नल मैट्रिक्स मिलेगी बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सॉल्व करने से पता लगेगा, और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और अपन बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये एक बार आ गया, उसके बाद क्वेश्चन को सोचते हैं क्या है, ए क्यूब सी स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं, है ना। ए क्यूब सी स्क्वायर यदि देखें उसको अपन ए स्क्वायर इंटू ए इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए सी स्क्वायर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हैं, ए। तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फाइनली ए। इसका मतलब वो आइडेम्पोटेंट है, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। तो ये तो आइडेम्पोटेंट है मैट्रिक्स। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या दिया हुआ है अपने को, सेकंड दिया हुआ है ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगेन अपन बोलेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यही बीच में जो आ रहा था यही आ रहा है, ए स्क्वायर को ए रख दे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अपने को। थर्ड बी सी स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर इज वॉट, बी, और बी स्क्वायर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर 0 आ रहा है, तो आइडेम्पोटेंट नहीं है। बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक बात। सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इज आई, आई इंटू ए क्या आएगा, आई। इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट है, ठीक बात। तो ये था सिंपल सी प्रॉब्लम। थोड़ा कैलकुलेशन अपन बोल सकते हैं कि इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ln ऑफ साइन इनवर्स log ऑफ 2x, ln ऑफ साइन इनवर्स log ऑफ x टू द बेस 2। ये फंक्शन है अपने पास f ऑफ x। क्या बोलना है, इसकी डोमेन और रेंज अपने को बतानी है, ठीक है। तो डोमेन देखते हैं इसकी बच्चों। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ln के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मस्ट बी पॉजिटिव। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स log ऑफ x टू द बेस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक बात। बोलो, ये ग्रेटर देन 0, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, log ऑफ x टू द बेस 2 साइन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, साइन इनवर्स का इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ साइन लेने पे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इनवर्स का खुद का डोमेन क्या है, इनवर्स के अंदर जो भी रखा गया है वो क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। ये इनवर्स के अंदर होना चाहिए, ये ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन। साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। ये अपने को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा बच्चों, x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1। x क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 से 2, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 1 to 2 ब्रैकेट। अब अपन बात करते हैं रेंज की, दिस इज डोमेन। अब रेंज क्या होगा, देखो साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट है वो अपने को पता है 0 to π/2 रहने वाला है, क्योंकि साइन इनवर्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना,
तो साइन इनवर्स एक्स 0 to π/2 रहने वाला है, तो ln के अंदर 0 डाला, 0 को यदि टेंड कर रहे हैं मतलब माइनस, तो ln के अंदर 0 डाला, ऐसा कुछ है क्या π/2 पे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, रेंज बच्चों, रेंज विल बी y बिलोंग्स टू या f ऑफ x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू -∞ टू ln ऑफ π/2। मैक्सिमम क्या होगा, ln ऑफ π/2, और ln ऑफ π/2 ये अचीव करने वाला है क्योंकि π/2 ये अचीव करेगा फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये तो अपन बोल सकते हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर है ना। इसमें तो काफी आसान कुछ पूछा ही नहीं गया है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है फंक्शन की। गलती होगी तो लेस देन इक्वल टू 1 लिखने में गलती होगी, या ये ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई एक इनइक्वलिटी नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8, एनालिसिस पार्ट इज हाई, वी शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम लेटर ऑन। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, पहली बात। अब 4 क्वेश्चन क्या है, चारों क्वेश्चन अपने आप में अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। एक प्रॉब्लम फिर भी इजी है, बाकी चारों प्रॉब्लम्स में अपने को ग्राफ सबके बनाने पड़ेंगे और ग्राफ बना के एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ मोड एक्स का मोड इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है, अब दोनों का अपन ने क्या बोला, इसका y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स का अपन क्या बना लेते हैं, ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स का मोड का ग्राफ तो बहुत ही आसान है, किसके अंदर देखना है अपने को, -2π to 2π, है ना। साइन ऑफ मोड एक्स का मोड का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, बोलो। ठीक है, x प्लस मोड एक्स, x जब पॉजिटिव होगा तो x प्लस मोड एक्स क्या होगा, x प्लस मोड एक्स विल बी 2x, और x जब नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, -x के साथ खुलेगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो x मोड x लेस देन पे ये क्या हो जाएगा 0, और आगे क्या होगा ये बच्चों, ऐसे कुछ। और अपने को पता है कि जब x ही sin x से बड़ा होता है तो 2x तो sin x से बड़ा होगा ही, तो इसके आगे इसका जो ऐसा है ना, कोई सोचेगा सर यहाँ से कट करके निकल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन रही है ना, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। क्योंकि जब है ना, अपने को ये पता है कि sin x इज लेस देन x, ये इनइक्वालिटी अपन प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। बहुत आराम से ये याद रखना चाहिए अपने को, sin x इज लेस देन x, तो 2x y इक्वल टू 2x तो और ऊपर होगा ना उसके, समझ में आ रही बात, x से भी बड़ा होगा 2x तो यहाँ पे इंटरेक्शन उनका नहीं होगा। तो इन दोनों का यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो 1 2 3, ओनली 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो A इज इनकरेक्ट। ठीक बात, A। B ऑप्शन क्या है, 4x इज इक्वल टू cos x, tan 4x, tan 4x इज इक्वल टू cos x। cos x का क्या, हाँ cos x सिंपल, 0 to π में देखना है तो पहले क्या बना दो, 0 to π में tan 4x को बना दो। ठीक है, tan 4x को बनाने के बाद cos बनाना उसमें आसान है। tan 4x को कैसे बनाएंगे, तो 4x किससे किसके बीच में वेरी करेगा, x यदि 0 to π तो 4x वेरी करेगा 0 to 4π के बीच में, है ना। तो मतलब tan का इनपुट क्या है, 0 to 4π, है ना। tan 4x इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना है अपने को, तो 4x y इज इक्वल टू tan 4x का पहले ग्राफ अपन बना लेते हैं। ठीक बात, ये π/2 पे होता था, अब यही काम किस पे होगा, π/8 पे होगा, बोलो। π/8 रखते ही क्या होगा, π/2 को अप्रोच कर रहा होगा ये। तो देखो ग्राफ क्या आ रहा है, क्विकली बना लेते हैं। ये पॉइंट π/8, पहले ये वाला काम पाई पे होता था, अब किस पे होगा बच्चों, π/4 पे। पहले ये काम 2π पे होता था, अब ये किस पे होगा, π/2 पे। ठीक है, ये किस पे होगा अब, π/3π/2 पे, और फाइनली है ना ये 0 पे, π/4 पे,
फिर पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 4 बढ़ रहा है ना आगे, तो पाई बाई 4 इसमें 3 पाई बाई 4, ये क्या होगा 3 पाई बाई 4 है ना, 0 टू पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 बढ़ते ही क्या आ जाएगा ये पाई। तो अपन x पहुंचा दिए किस पे, 0 से पाई के बीच में, tan ऑफ 4x का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना। जो भी x एक्सिस पे आ रही है इनको सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो पाई बाई 2 पे हो रहा था पाई बाई 8 पे होगा, जो पाई पे हो रहा था पाई बाई 4 पे होगा, है ना, जो 4 पाई पे हो रहा था अब वो पाई पे होगा। अब अपन बनाते हैं y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ यदि बच्चों देखें तो ये अपने पास क्या है बच्चों, 0 टू पाई के बीच में बनाना है, राइट। तो कोस एक्स का ग्राफ यहां से शुरू होने वाला है 0 पे 1, और पाई बाई 2 पे क्या होने वाला है, पाई बाई 2 पे होने वाला है 0। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका, और पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0, है ना। कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0। फिर अपन ने बोला कि कोस पाई कितना होता है बच्चों, -1। तो ऐसा कुछ आएगा, कोस पाई कितना होगा -1। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ 5 सॉल्यूशंस। क्लियर है पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ 5 सॉल्यूशंस। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्विकली। थर्ड पार्ट क्या है देखो, थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 की पावर cos x इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, है ना, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई में है x। तो इसका भी अपन रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। 2 की पावर cos x और मॉड ऑफ sin x का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। मॉड ऑफ sin x का यदि ग्राफ देखें तो क्या होगा, मॉड ऑफ sin x का ग्राफ होगा 0 से 2 पाई में, ये 0 टू पाई, ये 0 टू 2 पाई, ठीक बात। 2 की पावर cos x का ग्राफ यदि बनाना है, 2 की पावर cos x का रफ स्केच बनाना चाह रहे हैं अपन, है ना। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं 2 की पावर cos x का, तो और थोड़ा सा अपने को आइडिया लगेगा। अपने को y इज इक्वल टू 2 की पावर cos x का ग्राफ बनाना था, y डैश किया, y डैश क्या आ जाएगा इसका cos x इंटू 2 की पावर cos x, सॉरी 2 की पावर cos x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x इंटू ln ऑफ 2, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। अब sin x क्या है अपने पास, जहां जहां पे sin x 0 होगा वहां पे f डैश x 0 होने वाला है, पहली बात, ठीक है। और वहां पे जो साइन चेंज होगा dy बाई dx का, dy बाई dx का साइन चेंज क्या होगा, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ sin x के साइन पे। तो sin x तो अपना हर एक पॉइंट के अबाउट साइन चेंज करता है, 0 के अबाउट साइन चेंज करता है, पाई के अबाउट साइन चेंज करता है, कोई दिक्कत नहीं है, sin x साइन चेंज करता है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि जब sin x जो है 0 पे क्या होगा, 0 के इधर वो पॉजिटिव होगा, 0 के इधर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा होगा इंक्रीज टू डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 0 पे तो मैक्सिमम हो रहा होगा, सही बात है। फिर अपन बात करते हैं कि x इज इक्वल टू पाई पे, x इज इक्वल टू पाई पे क्या हो रहा होगा, पाई पे पाई माइनस पे साइन x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। तो पाई पे इसका क्या है बच्चों, पाई पे इसका मतलब मिनिमा है, पाई पे इस फंक्शन का मिनिमा है, ठीक बात। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, 2 की पावर 0 क्या आएगा 1। इसका मतलब ये फंक्शन इसको यहां कट करेगा, ठीक है, यहां पे डिक्रीज कर रहा है,
इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है पूरा, एफ डैश एक्स क्या होगा नेगेटिव, एफ डैश एक्स जीरो का है पाई पे जीरो, इसका मतलब पाई पे हो गया जीरो, ये यहाँ पे मिनिमा हो गया और ऐसा करके वापस ये ऊपर ऐसा चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक बात। 2 की पावर कोस एक्स पाई रखने पे क्या आएगा -1, तो मतलब 1/2, तो वैल्यू क्या है 1/2। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिख रहे हैं बच्चों, देयर आर 4 सॉल्यूशंस। तो थोड़ा सा इसमें ग्राफ बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा और एनालिसिस की जरूरत होती है, तो और एनालिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 की पावर x² -12 इज इक्वल टू e टू द पावर दिस। तो ये भी आसान प्रॉब्लम है, फोर्थ वाला, इसका जो फोर्थ पार्ट है रिलेटिवली इजी है। थर्ड का थोड़ा ग्राफ बनाना इसमें सबसे अपन बोल सकते हैं कि थर्ड वाले का ग्राफ जो cos 2 की पावर cos x का ग्राफ के बारे में अपन ने सोचा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना। 2 की पावर मॉड ऑफ x² -12x इज इक्वल टू e की पावर, अब e की पावर मॉड x को अपन ये दिया हुआ अपने को e की पावर मॉड x ln ऑफ 4 का अंडर रूट है ना, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, देखो e की पावर ln ऑफ 4 की पावर मॉड x e ln, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x² -12 है ना, x² -12, तो x² -12 का मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 4 की पावर मॉड x, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मॉड x, ये आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। e की पावर मॉड x ln 4 था, इसके अपने को क्या निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देख लेते हैं, पावर दोनों क्या हो जाएगी सेम, तो अपन ने बोला कि x² -12 का मॉड इज इक्वल टू 2 मॉड x, ठीक। सॉल्यूशंस निकाल लो, x² -12 इज इक्वल टू एक बार +2x और एक बार क्या किसके साथ खोल लेते हैं इसको, x² -12x इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों तरफ मोड है तो दोनों तरफ अपन क्या कर सकते हैं, मोड x इज इक्वल टू मोड y के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू +-y को सोल्व कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² -y² इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने कम ज़्यादा नहीं होते हैं, तो डायरेक्टली अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसके अपन क्या देख लेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख लेंगे, अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही देखने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने के लिए अपन ने क्या किया, x² -2x -12 इक्वल टू 0 है ना, x² -2x -12 इक्वल टू 0, एक ये आ जाएगा x² +2x -12 इक्वल टू 0, दोनों का ही d क्या दिख रहा है अपने को, इसका डिस्क्रिमिनेंट d पॉजिटिव दिख रहा है, इसका भी d क्या दिख रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ से भी 2 सॉल्यूशंस और यहाँ से भी क्या आ जाएंगे 2 सॉल्यूशंस। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी देयर, तो डी ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है अपने को, एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, उसका पीरियोडिसिटी के बारे में बताना है और फंक्शन की नेचर के बारे में बताना है, इवन ऑड क्या होगा ये सब अपने को बताना है, ठीक है। तो फंक्शन को पहले देख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं फंक्शन क्या है। f ऑफ फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, f ऑफ x - 3 प्लस f ऑफ x - 1 प्लस f ऑफ x प्लस 1, ठीक बात, प्लस f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये बात है। अपने को दिखाना है f ऑफ x की पीरियोडिसिटी और कुछ इंफॉर्मेशन अपने को बताना है। तो पहले तो f को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी पीरियोडिसिटी निकालने के लिए अपन ने बोला x को रिप्लेस कर दो, किससे, x को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस किया जाना चाहिए कि चीजें थोड़ी सी सेम आए। इसमें 2 का डिफरेंस है तो x को रिप्लेस कर देते हैं x - 2 से, x - 2 से रिप्लेस किया तो ये तो आ गया x - 5 प्लस f ऑफ x - 3 प्लस f ऑफ x - 1 प्लस f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक बात। क्या कर दो, a माइनस इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस कर दो दोनों को, क्या बचेगा देखो, x - 1 x प्लस 1 x प्लस 3 दोनों सब कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 ये कि नहीं कैंसिल होगा, ये यहाँ से ये कैंसिल होगा, x प्लस 3 बच जाएगा उधर, और इधर क्या बचने वाला है,
इधर बचने वाला है एफ ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 5। तो एक्स प्लस 5 रख देते हैं दोनों तरफ क्या रख देते हैं एक्स प्लस 5। तो ये तो बन जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 8। पीरियड इसका क्या है 8 तो पीरियड ये, फिर फंडामेंटल पीरियड के बारे में अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, बट पीरियड तो इसका 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसका पीरियड क्या है 8, इतना अपन यहाँ से बोल सकते हैं। तो पीरियड यदि 8 है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 5 है, एक्स प्लस 1 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 4। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने एक्स प्लस 1, है ना, रिप्लेस दिस इन दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स को एक्स प्लस 1 रखते ही अपना ये आ जाएगा सी ऑप्शन। बी ऑप्शन है इवन और ओड। अब यहाँ पे क्या अपन इवन ओड के बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या, देखो पीरियोडिक के बारे में अपन बता सकते हैं, बट इवन ओड के बारे में अपन डायरेक्टली यहां से कमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। फोर्थ डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, सिग्मा का एक एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, r इज इक्वल टू 1 to 16 सिग्मा f ऑफ x माइनस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है, देखो f ऑफ r इज इक्वल टू 1 रखा तो ये आ जाएगा x माइनस 3, है ना, 1 से शुरू कर रहे हैं अपन 1 से 16 तक, f ऑफ x माइनस 3, फिर f ऑफ x माइनस 2 रखने पे ये क्या होगा माइनस 5। ऐसे ही 2 के डिफरेंस में चलता जाएगा, लास्ट में क्या होगा f ऑफ x माइनस 33, इसके बारे में बताना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये 16 टर्म्स है, 16 टर्म्स है। हर एक 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अपन सम को 0 प्रूफ कर सकते हैं बहुत आराम से, है ना। यहां से जैसे मान लो अपने को यहां से शुरू करना है x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1, अच्छा उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो उल्टा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या पुट कर दो, देखो x माइनस 33 को अपने को लोवेस्ट है ना x माइनस 33, x माइनस 33 को x माइनस 3 बनाना है, तो इसमें क्या पुट कर दो x प्लस 30। जैसे x प्लस 30 प्रूफ पुट करोगे ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म किस में बन जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट में अपन क्या पुट कर देंगे x प्लस, मान लो इनमें अपन ने x प्लस 30 पुट किया तो ये 4 टर्म छोड़ के अपन कुछ पुट करेंगे तो वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हर एक 4 टर्म का कॉम्बिनेशन है वो इसमें अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें इसको अपन मैनिपुलेट करके इसको अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3 प्लस f ऑफ x माइनस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3, इसमें अपन लिख सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x माइनस 3 x माइनस 5 वाले को कैसे लिखेंगे, ये x माइनस 3 इसका हाईएस्ट है, तो x प्लस 3 को x माइनस 3 बनाना है तो इसमें क्या पुट कर दो x माइनस 6। जैसे ही x माइनस 6 पुट किया तो ये x माइनस 3, ये x माइनस 5, नेक्स्ट वाला x माइनस 7, नेक्स्ट वाला x माइनस 9। समझ में आ रहा बात, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इसमें कन्वर्ट हो गई क्या नीचे वाले में, और इसका सम अपने को क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट 0। तो डी ऑप्शन भी क्या है बच्चों, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है डी ऑप्शन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। द सर्किल, 2 सर्किल दिया हुआ अपने को, आर सच दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट दे टच इच अदर। तो दोनों का क्या बना लो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के देख लो कि वो उनके बीच में क्या है रिलेशन, है ना। तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस, यू नो, तुम्हारे पेपर का सबसे सिंपल प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। जेईई एडवांस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन यदि आ रहा है तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से अपने बोनस है, पर इसके लिए थ्योरी तो अपने को पता होना चाहिए। तो पहला कर्व 1 को अपन यदि रखें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा क्या, बोलो। ऐसे ही कर्व 2 की बात करें तो कर्व 2 क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, वो भी इज इक्वल टू 9। दो सिमेट्रिक से है ना, ये एक ये यहाँ पे है 3,3 उसके साथ रेडियस उसकी 3 है, ऐसे इन दोनों को टच करता हुआ एक सर्किल, एक -3,-3 के साथ दोनों की रेडियस 3 है, तो ऐसा एक सर्किल। ये दो सर्किल की बात कर रहे हैं अपन, एक का सेंटर है 3,3, दूसरे का सेंटर है -3,-3। क्या बताना है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, राइट, दे टच इच अदर, रॉन्ग, देयर एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट आर पैरेलल, एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट आर पैरेलल, सही बात, क्योंकि बिल्कुल बराबर है ये दोनों, है ना। एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। देयर इंटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, इंटीरियर कॉमन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसको। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ सीरीज, अपने को क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ सीरीज दिस, सीरीज दी हुई है 84 C4 प्लस 6 इंटू 84 C5 प्लस 15 इंटू 84 C6 प्लस 20.84 C7 प्लस 15.84 C6 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 84 C9 प्लस 84 C10। तो ये एक तरीके से क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, उस कंसेप्ट पे बेस्ड है। दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या किया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक बात। इसको देखो अपन, ये जो 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं 6C0, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख दिया मैंने 6C0, ये क्या है 6C1, ये क्या बच्चों 6C2, ये क्या है 6C3, ये क्या है 6C4, ये क्या है अपने पास 6C5, ये क्या है फिर से 1 6C6, ठीक बात। तो अल्टीमेटली क्या है ये, अल्टीमेटली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 84C R इज इक्वल टू, मान लो 4 से शुरू हो रहा है वो, है ना, 4 एलिमेंट्स से शुरू हो रहा है, तो 4 प्लस R और 6CR का सिग्मा फ्रॉम R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू 6, यही तो बोल रहा है, बोलो समझ में आ रही है बात। अब इस कोफिशिएंट को अपन ऐसे देखें 6C0, है ना, इसका करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पीएनसी से इसको सोचो। अपन ऐसा बोलते हैं कि अच्छा 6C0 है ना, 6C0 को लिखने का तरीका क्या है, मैं 6C6 लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या 6CR को मैं 6CN-R लिख दूं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को एक बार ऐड करो तो क्या आ रहा है, 4 प्लस R प्लस 6 माइनस R, तो सम कांस्टेंट है, बेस का सम क्या है, कांस्टेंट है ना, n1 प्लस n2 सम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 10। तो इसको मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, अपने पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक टाइप के ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर क्या है 6, एक दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर क्या है 84। ये 6 भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 84 भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें से टोटल ऑब्जेक्ट कितने सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से, इन दोनों डब्बों में से मुझे 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यही लिखा हुआ है। क्या पहले में से मैं क्या करूं, 6C0 है ना, पहले में से 6C0 की जगह मैं बोलता हूं पहले में से 6C6 कर लूं, दूसरे में से 84C4 कर लूं, ठीक बात, दूसरे में से 6C5 कर लूं इंटू 84C5। तो टोटल तो कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं 10, इसमें भी क्या है 6C2 को मैं 6C4 लिख देता हूं, तो क्या हो रहा है 6C4 कर लूं इंटू 84C6,
तो टोटल ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कितना हो रहा है बच्चों 10, है ना। ये यहाँ से बेस के सम से पता लग रहा है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कितना हो रहा है 10। या पूरे के पूरे में किससे सेलेक्ट कर लूँ बच्चों, है ना 6 से 6, पूरे के पूरे में किससे सेलेक्ट कर लूँ 6 से 6, पूरे के पूरे कर लूँ फर्स्ट वाले उसमें से, और बाकी जो बचे वो किस में से कर लूँ 84C। 6 से 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 से 0 भी लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली सम क्या है 10 + 0, है ना। इसको उल्टा लिख दिया अपन ने 6C 6 - R। तो एक तरीके से 2 डब्बे हैं, उसमें से 10 लोगों को उठाना है। अब ये अलग अलग, ये काम अपन अलग अलग भी कर सकते हैं और ये काम अपन एक साथ भी कर सकते हैं। अपने पास टोटल 84 + 6 ये ऑब्जेक्ट है, उसमें से 10 ऑब्जेक्ट उठा लो तो कितना आ जाएगा आंसर 90C10। क्लियर है पॉइंट। 90C10 लिखो चाहे 90C80 लिखो। तो ये जो थोड़ा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान होता है, अपने को आसान लगता है। बाकी इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो क्या है, कोफिशिएंट मेथड से करते हैं। 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर 84 और 1 + x की पावर 6, इन दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या निकाल दो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। किसमें बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसका क्या है 1 + x की पावर 84 इंटू 1 + x की पावर 6, इन दोनों का एक्सपेंशन करो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या निकालना है अपने को बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। दैट इज द बाइनोमियल प्रोसेस, दिस इज पीएनसी प्रोसेस। ये बाइनोमियल प्रोसेस है, ये पीएनसी प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखो, a + b + c की पावर 10 में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इज दिस। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं अपन, डिस्टिंक्ट टर्म्स अपन ने क्या बोला, डिस्टिंक्ट टर्म्स कैसे कैसे हो सकती है, a + b + c की पावर 10 में डिस्टिंक्ट टर्म क्या क्या हो सकती है। a की पावर कुछ होगा अल्फा, b की पावर मान लो बीटा और c की पावर मान लो कुछ गामा, ठीक है। तो जितने तरीके से अल्फा बीटा गामा सेलेक्ट किए जा सकते हैं उतने ही तरीके से क्या होंगे, इतनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म होगी। तो अपन ने बोला कि होगा क्या, a की पावर अल्फा होगा, b की पावर बीटा होगा, c की पावर गामा होगा, और अपने को पता है कि ये जो होगा वो होगा अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जो पावर है 10 वो आना चाहिए, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में, किसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में, इसका एक्सपेंशन ऐसे ही अपन लिख सकते हैं, है ना 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। ये किसका एक्सपेंशन है, a + b + c की पावर 10 का मल्टीनोमियल थ्योरम, ये अपन बोल सकते हैं दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 10। तो नंबर ऑफ सच टर्म्स कैसे निकालेंगे, कितनी अलग अलग टर्म हो सकती है, जितने तरीके से ये मिलेगा, है ना, ये टर्म्स जितने तरीके से मिल सकती है, ये टर्म अलग अलग कितने तरीके से मिल सकती है। अपन ने बोला कि अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू 10 के जितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतना ही अपना आंसर होगा। क्या क्या हो सकता है, अल्फा की पावर 0 हो जाए, बीटा की पावर 0 हो जाए, गामा की पावर 10 आ जाए, सॉरी a की पावर 0, b की पावर 0 और गामा की c की पावर 10, ऐसा हो सकता है। या क्या हो जाए, ऐसे ही टर्म बनने वाली है ना, a की पावर लास्ट में 10 आ जाए, b की पावर 0, c की पावर 0, यही तो डिफरेंट टर्म्स होने वाली है। तो ये है क्या, अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू 10 के जितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतनी ही टर्म्स होगी। तो कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है बच्चों, इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तुम जानते होंगे फिक्टिशियस थ्योरम से, 10 + 2c2 है ना, n + r - 1 c r - 1, n क्या है यहाँ पे, ये 10, r क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा देखो 12c2, ठीक बात। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, 12 × 11/2, तो मतलब आंसर इज 66, फर्स्ट करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ a8bc, 8bc का कोफिशिएंट देखो यहां से निकाल दो, a8 b की पावर 1 c की पावर 1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा देखो, क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 9 × 10 90।
अपने को क्या दिया हुआ 90, ठीक बात। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ क्या दिया हुआ a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 3। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, देखो यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 9 3 12, तो सम इसका पावर्स का सम क्या है 10 से ज्यादा है, तो ये वाली टर्म इसमें प्रेजेंट ही नहीं होगी, है ना। ये वाली टर्म जब प्रेजेंट नहीं होगी तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट विल बी 0। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 5, a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 1, तो 10 है, प्रेजेंट होगा, तो आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो इसको, जो भी आंसर आ रहा है वो अपना आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसको बहुत आराम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था ये 13 समझते हैं। 13 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए गुड प्रॉब्लम। मतलब इसको अपन लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना। अपने को जो पेपर में करना होगा तो शॉर्ट तरीके से करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन दिस सर्किल दिस दे टचेस इच अदर एट अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग, दे टचेस इच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना। अपने को ये समझ में आ रहा है कि दोनों सर्किल 0,0 से पास करते हैं। तो यदि 0,0 से दोनों सर्किल पास करते हैं तो दोनों टच कैसे कर सकते हैं, दोनों या तो ऐसा केस बन रहा होगा या ऐसा केस बन रहा होगा। बोलो, ये बोल रहे हैं कि दे टचेस ईच अदर एट दिस पॉइंट, तो या तो ये केस बन रहा होगा बच्चों या ये केस बन रहा होगा, सही बात। अब इन दोनों केस को एक साथ करने का तरीका क्या है, अपन बोल सकते हैं कि dy by dx, ये टेंजेंट dy by dx एट C1 for curve C1 at 0 0 must be equal to dy by dx for C2 at 0 0, दोनों सेम होना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, है ना। dy by dx 0 0 तो अपने को पता है दोनों में, तो dy by dx 0 0 के लिए दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अदरवाइज स्लोप अलग अलग होगी। कोई बोलेगा कि सर dy by dx तो सर ऐसे भी हो सकता है ना 0 0 पे, बट ये पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन है। dy by dx सेम तो ऐसे भी हो सकता है, सेम हो सकता है, बट ये पॉइंट इन दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। कॉमन है तो dy by dx एट कॉमन पॉइंट मस्ट बी सेम। तो स्लोप दोनों की सेम कर दो, स्लोप क्या निकलेगी, फर्स्ट का स्लोप निकाल लो। टेंजेंट का फॉर्मूला अपने को पता है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x x1, तो x1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट का फॉर्मूला लिखते हैं x1 प्लस y1 प्लस 3 प्लस साइन बीटा, टेंजेंट फॉर कर्व 1 लिख रहा हूं मैं, x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2 कोस अल्फा y प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू 0 0 0 रख दो इसमें, तो अपने को टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। 0 0 रखा तो ये क्या मिल जाएगा, देखो 3 प्लस साइन ऑफ बीटा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन फॉर कर्व 1, सर्किल 1 के लिए टेंजेंट की इक्वेशन। सिमिलरली सर्किल 2 के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगी अपने पास x x1 प्लस y1 0 रख देते हैं, सीधा आ जाएगा अपने पास 2 कोस ऑफ अल्फा x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2c y प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है बिल्कुल। ये दोनों इक्वेशंस जो है सेम होनी चाहिए। तो सेम कैसे होगी, दोनों का क्या होगा, दोनों को कंपेयर कर दो आपस में। इसका मतलब ये आ जाएगा क्या, 3 प्लस साइन अल्फा, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम 3 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2, 3 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 प्लस साइन बीटा, सॉरी साइन बीटा, 3 प्लस साइन बीटा अपॉन 2 कोस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू कोस अल्फा अपॉन सी। बोलो सही है बात, मस्ट बी इक्वल टू कोस अल्फा अपॉन सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कर लेते हैं अपन।
तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 प्लस, अपने को c के बारे में ही तो बोलना है कि c मैक्सिमम कब होगा, c मिनिमम कब होगा, यही सब बताना है। तो c मैक्सिमम कब होगा, देखो बच्चों c साइन बीटा इज इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c। अब मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए और ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब साइन बीटा जब -1 होगा और cos अल्फा इज इक्वल टू +-1 होगा तब c क्या होगा, मैक्सिमम। तो c मैक्सिमम होगा कितना, पहली बात तो जब ये -1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2/2 c मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, c मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। c मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। साइन बीटा मस्ट बी -1 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, बी और डी। तो बी और डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अपन ने कैलकुलस का यूज किया है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, या कंसेप्ट जो कैलकुलस में अपन ने पढ़ा था कॉमन टेंजेंट का, उसका इसमें थोड़ा सा यूज अपन ने कर लिया। क्योंकि अदरवाइज यदि अपन उससे करें प्योर उससे कि दे आर टचिंग ईच अदर एट दे आर टचिंग ईच अदर, तो उस कंसेप्ट से यदि बात करें तो उस कंसेप्ट से तो क्या होगा, एक अपन जानते हैं कि C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2। इस केस में यदि अंदर है तो क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यहाँ से यदि अपन करने की सोचते हैं तो ये एक तरीके से अपन ना बहुत लेंदी चला जाएगा, कि अपने को C का इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने को R बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने को C का एक रिलेशन चाहिए। तो ये काम करना जो कॉमन टेंजेंट वाला अपन ने काम किया ये ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर क्या है, यही तरीका सूटेबल इस प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है। तो ये अपने को एग्जाम में देखना होता है कि यार कौन से तरीके से जाए, क्या R1 R2 अपने लिए मैटर कर रहा है, क्या C1 C2 का एक्सप्रेशन आसान है, क्या यहाँ से करना सही रहेगा, ये सब अपने को एग्जाम टाइम में सोचना होता है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ही भाई दोनों ही चीज़ें पढ़ी है अपन ने, तो दोनों में से कौन सा अपने को लगाना है वो अपने एग्जाम में अपने को जिस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को मैनेज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट x, y ऑन द xy प्लेन, सेटिस्फाई 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ, है ना, ये दिया हुआ है। तो इस रीजन को पहले है ना, आर इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो आर रीजन कौन सा होगा वो निकलते ही अपना आंसर बन जाएगा। आर रीजन कैसे निकालेंगे, तो अपन ने बोला कि यार ये जब तक मोड नहीं खुलेंगे अपने को कुछ नहीं पता कि क्या करेंगे। तो मोड खोलने का तरीका, तो अपने को पता है कि जब x प्लस 3y 0 होगा तब ये मोड खुलेगा, जब x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा उसके अबाउट ये मोड खुलेगा। तो अपन ने बोला कि यार ये तो अलग अलग हैं, तो इनका क्या करते हैं अपन, ग्राफिकली चीजों को देखते हैं। जब अपने को प्लॉट ही करना है तो ग्राफिकली देखते हैं। एक अपन ने बनाया इस लाइन की इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 0 कहाँ है, x प्लस 3y इक्वल टू 0 कहाँ है, मतलब y इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई 3, y इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई 3, मतलब ऐसी कुछ लाइन होगी y इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई 3। ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बनाते हैं y इक्वल टू x लाइन, ये बन गई बच्चों y इक्वल टू x लाइन। ठीक बात, समझना बहुत अच्छे से। अब अपन क्या बोल रहे हैं, इसको मैं x माइनस वाई को मैं एक्सप्रेशन मान लेता हूं एक t, इसको मान लेता हूं मैं कुछ t, क्यों ऐसे ही मान लो एज इट इज, ये एक्सप्रेशन है कुछ x माइनस वाई और x प्लस 3y। अब अपन बोलते हैं कि यदि कोई पॉइंट इधर होगा, उस पॉइंट का सीन क्या होगा, x प्लस 3y में क्या होगा, जैसे मैं एक 1,0 पॉइंट तो यही कहीं होगा, 1,0 के लिए जो सिनारियो बनेगा वही इस पॉइंट के लिए बनने वाला है। 1,0 ऐसे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया जो इसके अंदर है। तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी साइड पॉजिटिव है इसकी और कौन सी साइड नेगेटिव है। तो 1,0 अपन ने रखा x प्लस 3y में 1,0 रखा, तो ये इसकी क्या निकली बच्चों, पॉजिटिव साइड। ठीक बात, ये इसकी क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड इस लाइन की, और ये क्या है, नेगेटिव साइड। ठीक है बात। इस वाली लाइन की बात करें तो इस वाली लाइन में, क्योंकि तभी मोड अपन खोल पाएंगे। अब x माइनस वाई 1,0 रखने पे 1,0 पे रखने पे ये भी इसकी क्या है, पॉजिटिव साइड बच्चों, और ये इसकी क्या है बच्चों, नेगेटिव साइड।
अब सब कुछ पता लग गया, अब मोड को अपन एक्सपैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोड को इस सुंदर से रीजन में एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं, अपन ने क्या बोला कि x प्लस 3y और x माइनस वाई को देखते हैं अपन। x प्लस 3y पॉजिटिव है और x माइनस वाई भी इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों यदि पॉजिटिव है तो दोनों किसके साथ खुलेंगे बच्चों, प्लस के साथ। अपन इस रीजन की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो इस रीजन में दोनों प्लस के साथ खुलने वाले हैं। तो x प्लस 3y प्लस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 4, क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक बात। अब इस रीजन में, सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं, फिर अपन लेस देन इक्वल टू की बात करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की बात कर लेते हैं अपन। दोनों लाइंस बना ली अपन ने। ठीक बात, बोलो। दोनों लाइंस बना ली, ये दोनों लाइंस, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये क्या है अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों पैरेलल लाइंस होगी ऑब्वियसली। इन दोनों के बीच में होना चाहिए x प्लस वाई, मतलब ये वाला कर्व। ठीक बात, बोलो। सिर्फ एक पार्ट है। सिमिलर वे में ये x माइनस वाई नेगेटिव, x प्लस 3y पॉजिटिव, यहां के लिए भी अपन क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ। तो x प्लस 3y नेगेटिव में पहले, अच्छा ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं जिसमें x प्लस 3y क्या है, x प्लस 3y तो उसमें है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, x प्लस 3y पॉजिटिव। फर्स्ट रीजन की बात कर ली अपन ने, ये सेकंड रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन में x माइनस वाई क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, और x प्लस 3y क्या होगा, पॉजिटिव। x प्लस 3y पॉजिटिव प्लस x माइनस वाई क्या है, नेगेटिव। तो इसको अपन ने क्या खोल लिया, नेगेटिव के साथ। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, x से x उड़ा, 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक बात। y हाफ से 2 के बीच में, तो y इज इक्वल टू हाफ, देखो ये वाला पॉइंट ही होगा, और y इज इक्वल टू 2 तुम देखोगे तो यही वाला पॉइंट होगा। y क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक, ये पैरेलल लाइन से दो। सिमिलरली ये वाला भी ऐसा कुछ आने वाला है ना, ये अपने काम का है, फिर ये अपने काम का है, ये इसके पैरेलल ऐसे आएगा, है ना। इसमें भी अपन एक्सपेंड कर लेंगे ग्राफ। तो देखो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट क्या है, हाफ है, ये वाला, सॉरी, ये y इक्वल टू क्या है बच्चों, y इक्वल टू हाफ, तो ये था, ये है y इक्वल टू 2। ठीक है, ये पॉइंट भी निकाल लेते हैं। अब एरिया चाहिए ना अपने को क्या चाहिए, एरिया ऑफ दैट रीजन। एरिया कैसे निकलेगा, तो ये दो पैरेललोग्राम के बीच का रीजन है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला लाइन भी अपने को निकालना पड़ेगा। इस वाली लाइन के लिए ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो इसको अपन लिख देते हैं माइनस एक्स माइनस 3y। पॉजिटिव क्या है, ये वाला, इसके नीचे वाला पार्ट है। तो इस वाले रीजन में, थर्ड रीजन में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, देखो एक बार। थर्ड रीजन में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस 3y तो नेगेटिव होगा, और x माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसका ये पॉजिटिव साइड है। तो थर्ड रीजन में ऐसा कुछ होगा, बोलो। माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो y क्या आ जाएगा, -4 से डिवाइड कर देते हैं, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। तो बच्चों ये क्या है, -1/2 पॉइंट, ये क्या अपने पास -1 पॉइंट। तो अब निकाल लो एरिया। कैसे निकालेंगे एरिया, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ मैं, हाफ बेस इंटू हाइट से, और उसका क्या कर दूंगा, डबल। इसके लिए इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट से।
तो उसके लिए अपने को ये साइड चाहिए है ना, ये साइड चाहिए। तो ये साइड कैसे निकालेंगे अपन x का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इसमें ये लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस हाफ, y इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये पॉइंट्स निकाल लो बच्चों, y इक्वल टू माइनस हाफ किस में रख दो, एक बार रख दो तुम x प्लस 3y इक्वल टू 0 में, और एक बार रख दो y इक्वल टू माइनस एक्स में। तो y इक्वल टू माइनस एक्स में रखने तो सीधा सीधा पता लग गया अपने को, ये क्या हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू एक्स में, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा माइनस हाफ कोमा माइनस हाफ। y इक्वल टू 3x में रखने पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस हाफ, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3/2। तो ये पॉइंट अपने को क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है अपने को 3/2 कोमा माइनस हाफ। ठीक बात। तो एक का एरिया मैं निकलवा देता हूं, बाकी आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका एरिया क्या होगा देखो 2 इंटू हाफ, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, ये लेंथ कितनी होगी 3/2 माइनस ऑफ माइनस 1/2। ये इनका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आएगा 3 प्लस 1/2 2 इंटू हाइट कितनी है बच्चों, हाइट ये होगी। हाइट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है प्लस का हाफ, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का हाफ इंटू 1। तो इसका एरिया क्या आ रहा है बच्चों 2। इसका एरिया क्या आ गया 2, तो उसका एरिया भी तुम निकाल लो। उसका एरिया क्या आ जाएगा देखो, ये पॉइंट चाहिए उसके लिए, तो उसका एरिया के लिए ये दोनों पॉइंट निकाल लेंगे। ये पॉइंट क्या आएंगे देखो, ये -1 है तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 कोमा -1 रहा। ये वाला पॉइंट तो x प्लस 3y में क्या रख दो, y इक्वल टू -1 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों 3 कोमा -1। ठीक बात। तो एरिया ऑफ बिगर पैरेललोग्राम, बिगर पैरेललोग्राम का एरिया है ना, ये छोटू पैरेललोग्राम का, ये मान लो बिगर पैरेललोग्राम का एरिया। बिगर पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट आ जाएगा सीधा 3 प्लस 1, बेस तो हो गया इसका 4 इंटू हाइट क्या है बच्चों। तो अपन इसका एरिया निकाल रहे थे यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो 4 इंटू ये हाइट, अब ये हाइट कितनी होने वाली है 1 अच्छा यहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर है, 4y इज इक्वल टू 4 अपन ने लिखा, तो ये क्या आएगा अपॉन 4 आएगा, तो ये 1 आएगा है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो 1 माइनस 1 माइनस ऑफ -1, तो हाइट कितनी है इसकी 2 है ना, ये -1 पे है, ये 1 पे है। y इज इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू -1 पे, हाइट कितनी हो गई 2। तो एरिया इसका कितना आया बच्चों 8। तो एरिया ऑफ द रीजन विल बी 8 - 2 इज इक्वल टू 6। सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये वाला मिस्टेक रेक्टिफाई कर लो। 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा ना। ठीक है बात है ना, बाकी सब सही है। दिस इज द अप्रोच है ना, दिस इज हाउ वी डू व्हेन मोड के अंदर x और y दोनों आ जाए, तब अपने को कैसे रीजन निकालना होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉमन कोड ऑफ द सर्किल दिस एंड दिस एज ए डायमीटर इज दिस। ठीक है, तो दो सर्किल की कॉमन कोड पे बनने वाली डायमीटर, सॉरी कॉमन कोड को एज ए डायमीटर मानते हुए एक बन रहा है सर्किल। उस सर्किल की इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो यदि अपन थोड़ा सा सर्किल्स को बनाए तो सर्किल कैसा बन रहा है, देखो सर्किल की इक्वेशन है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये है एक, है ना। दूसरा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो सर्किल ऐसे कुछ है बच्चों, एक सर्किल है
2,0 रेडियस 2,0 के साथ सेंटर के साथ ऐसा कुछ, एक है 0,-4 सेंटर के साथ ऐसा कुछ, ठीक है। इसको एज ए डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बनाया गया, ठीक है। इसको एज ए डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बनाया गया। इस सर्किल की अपने को क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो इस सर्किल की इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, इस सर्किल की इक्वेशन को निकालने का क्या तरीका होना चाहिए ये अपने को देखना है, ठीक है। अपन यदि ध्यान से देखें इसको तो दोनों की रेडियस क्या है, सेम। दोनों सर्किल की रेडियस सेम होने से अपने को ये एक फायदा मिल सकता है ना, यदि दो सर्किल है उनकी रेडियस सेम है तो ये जो पार्ट बनने वाला है ये बहुत ही सिमेट्रिक बनेगा, है ना। एक बात अपन बहुत आराम से जानते हैं कि ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इसको R1:R2 में बांटती है। ये तुम्हारे को याद होगा यदि तुमने ऐसा प्रूफ किया होगा। C1 C2 को कॉमन कोड R1:R2 में बांटती है। यदि R1 ये रेशियो R1 है सिमिलर एंगल ट्राइंगल से, ये बहुत इजीली तुम प्रूव कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है बच्चों, है ना, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। ये जो पॉइंट यदि अपने को निकालना है तो ये पॉइंट डायरेक्टली अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये R1:R2 के रेशियो में इसको बांटती है। यहाँ पे R1 और R2 दोनों सेम है तो ये इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट। इसका मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि वो मिड पॉइंट क्या है, वो मिड पॉइंट ही तो उसका सेंटर है। सेंटर मिल गया, रेडियस कहाँ से मिल जाएगी, ये R पता है क्या अपने को, ये R पता है। रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये रेडियस पता है अपने को ये वाला, और C1 C2 डिस्टेंस पता है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा अपने को पता है। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो रेडियस भी आ जाएगी। तो बिना सोल्व किए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अपन इसका सोल्व कर सकते हैं इसको। ये पॉइंट क्या है इसका, तो सेंटर क्या होगा, देखो डायरेक्टली अपन कैसे करते हैं। C1 का सेंटर क्या है 2,0 और C2 का सेंटर क्या है 0,-4। इनका मिड पॉइंट इस सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा, ये अपन बोल रहे हैं क्योंकि ये रेशियो जो होता है वो R1:R2 में बांटता है। ध्यान रख सकते हो ये रिजल्ट है ना, ये अच्छा रिजल्ट है। कई बार अपन कॉमन टेंजेंट निकालते हैं वहां पे भी ये काम आता है। अब याद आ रहा होगा कुछ, कॉमन टेंजेंट में ये वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, R1:R2 रेशियो से निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ये R1:R2 के है ना, जो इंटरनल कॉमन टेंजेंट है उसमें R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है, और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट में वो R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट रिजल्ट। उस रिजल्ट से थोड़ा सा अपना आसानी हो जाएगा, बाकी उसके अलावा भी और भी इसके मेथड्स हैं बट उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, मिड पॉइंट, इसका सेंटर आ गया क्या, सेंटर ऑफ आवर सर्किल विल बी 2 + 0/2 1 0-4/2 विच इज -2 1, -2, ये पॉइंट आ गया सेंटर। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस के लिए अपने को पता है C1 C2 कितना है, उसका आधा ये होगा, और रेडियस ये तो क्या है 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी रेडियस आ जाएगी। तो और भी काम आसान हो गया, -4 - 0/2 है ना, 0-4/2। तो C1 C2 कितना है, C1 C2 इज 16 + 4 20 √20 √20 इज 2√5। तो C1 C2 2√5 है, तो रेडियस कितना है C1, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों √5 C1 C2/2। ये √5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया, ये रेडियस कितनी आ जाएगी अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम से अपन बोल सकते हैं कि ये 9 - 5 विच इज √4 है ना, 9 - 5 √4। तो ये कितना आ गया 2, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सेंटर कितना हो गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x² + y² - 2x + 4y + 1 + 4 + 1 is equal to 0. This is the equation of new circle. Now we can know a is equal to -2,
b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लो, 4 - 2 + 1। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है अपने को। a + b + c इज इक्वल टू 3, सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। तो और भी तरीका है इसका, और क्या कर सकते हैं अपन, इससे नहीं करना है, मान लो इससे नहीं करना है तो कैसे करेंगे, देखो मेथड 2। अपन ने क्या बोला, ये जो लाइन है, ये लाइन निकाल सकते हैं अपन किससे, S1 - S2 = 0 से, कॉमन कोड निकाल ली। अब किसी भी एक सर्किल के साथ, ये मान लो C1 है, ये C2, तो अपन एक सर्किल ऐसा, कैसा, ऐसा एक सर्किल जो इस सर्किल के और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ जा रहा है, तो इस लाइन का और इस सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं C1 + लैम्डा टाइम्स S1 - S2 = 0। वो सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, इस लाइन और इस सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही बात, ये फैमिली ऑफ सर्किल से। अब उसकी खूबी क्या है, उसकी खूबी ये है, इस सर्किल का जो सेंटर होगा ना, सेंटर मस्ट लाई ऑन C1 C2, C1 C2 पे जरूर होगा सेंटर। इस सेंटर C1 C2 लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, C1 पता है, C2 पता है, तो C1 C2 की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके ऊपर क्या होगा, इसका सेंटर, वहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, लैम्डा, एक तरीका। दूसरा, इसको अपन S1 - S2 निकालते ही नहीं, अपन बोलेंगे कि C1 + लैम्डा C2, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, C1 + लैम्डा C2 = 0। मतलब कैलकुलेशन वाइज क्या होगा, x² y² 2 बार आएगा, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों प्रोसेस सेम है। इसमें भी ये बात बोल सकते हैं, C1 + लैम्डा C2 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक सर्किल जिसमें सिर्फ लैम्डा वेरिएबल है, तो इसका भी सेंटर क्या होगा बच्चों, इसका भी सेंटर किस पे लाई करेगा, इसका भी सेंटर लाई करेगा C1 C2 के ऊपर। सेंटर मस्ट लाई ऑन C1 C2, विल लाई ऑन C1 C2, ठीक बात। सो दैट इज द वे। तो ये दूसरा प्रोसेस है। ये फर्स्ट मेथड थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा करने में यदि समझ में आया तो फर्स्ट प्रोसेस से करना ज़्यादा आसान है, फास्ट होगा, तुरंत हो जाएगा। सेकंड भी मतलब इजी ही है और कैलकुलेशन वाइज भी इजी है सेकंड भी। तो एज योर विश, जैसे तुम्हें करना है वैसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 है कॉलम मैचिंग। कॉलम मैचिंग में देखो क्या बोल रहा है, लेट C1 एंड C2 बी डिस्टिंक्ट सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन XY प्लेन विथ टेंजेंट टू ईच अदर इफ, है ना, दो 1 सेंटीमीटर के सर्किल है, कह रहे हैं कि टेंजेंट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों से कर सकते थे। इफ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सर्किल्स ऑफ रेडियस 4 if number of all possible circle of radius 4 centimeter is say in same plane which touches both C1 and C2 is n, then n is greater than or equal to, ठीक है। अब दो डिस्टिंक्ट सर्किल दिए हुए हैं तो मतलब इंटरनली टच नहीं कर सकता है ना, ये समझ में आ रहा है। डिस्टिंक्ट सर्किल देने का मतलब वन रेडियस का यदि सर्किल इसको इंटरनली टच कराने की कोशिश करते हैं तो वो इसके ऊपर ही आता है ना। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल सर्किल विच कैन टच दीज टू सर्किल्स विथ 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ ऐसे कितने सर्किल होंगे। 4 सेंटीमीटर उसकी बच्चों रेडियस है, डायमीटर नहीं है। 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ कितने सर्किल इसको टच कर सकते हैं। तो देखो एक सर्किल तो ये निकल रहा जो इसको टच कर रहा है, एक सर्किल ये निकल रहा जो इसको यहाँ टच कर रहा है। तो अपन बोल रहे हैं कि एक सर्किल ये निकल रहा क्योंकि उसकी रेडियस क्या है 4 है, तो डाया 8 होगा उसका। एक सर्किल ये निकल रहा है, ये ऐसे ऊपर निकल रहा है ना। और क्या हो सकता है ना, और भी कोई सर्किल पॉसिबल है क्या।
दोनों को टच करते हुए सर्किल्स होने चाहिए, दोनों को टच करते हुए सर्किल। एक अपन ये बना सकते हैं क्या, एक्सटर्नली ऐसे टच करते हुए। तो टोटल कितने सर्किल्स पॉसिबल है ना, बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम है ये। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सर्किल पॉसिबल है, जो इसको दोनों सर्किल को टच करते हुए कोई सर्किल जिनकी रेडियस अपने को क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, 6 सर्किल्स है ना। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। बी ऑप्शन क्या है, 3 कोसेक स्क्वायर 20 माइनस सेक स्क्वायर 20 प्लस 64 साइन स्क्वायर 20। ठीक बात, इसको सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा अपन सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक बात, प्लस क्या है 64 साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 कोस स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20 अपॉन साइन स्क्वायर 20 इंटू कोस स्क्वायर 20। ठीक है, नीचे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नीचे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर 20 कोस स्क्वायर 20 इज नथिंग बट साइन स्क्वायर 40। क्या बच्चों, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक बात, साइन स्क्वायर 40 डिग्री हो गया ये। और ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20, तो इसको कोस 2 थीटा में कन्वर्ट कर ले क्या, कोस 2 थीटा में। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 20 डिग्री होता है, 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 इंटू 3, 2 कोस स्क्वायर 20 होता है 1 प्लस कोस 2 40, 1 प्लस कोस 2 थीटा है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये दो फॉर्मूले अपन जानते हैं, इन दोनों का यूज किया अपन ने। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज 1 प्लस कोस 40 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 को साइन स्क्वायर 20 इज साइन 1 माइनस कोस 40। ठीक बात, बोलो है ना, प्लस 64 साइन स्क्वायर 20। ये इज इट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है, ये सॉल्व होकर आएगा 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 4 कोस 40, 2 प्लस 4 कोस 40। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 इंटू 1 प्लस 4 कोस 40 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 कोस 40 डिग्री। अपॉन में क्या देखो बच्चों, अपॉन में अपने पास साइन स्क्वायर 40 है ना, साइन ऑफ स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक बात, तो कोस 40 डिग्री को अपने को साइन 40 या इस टाइप के कुछ उसमें लेके जाना है। ठीक है, ठीक है बात। अपन इसको करते हैं ऐसा कि 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ गया 8, तो ये क्या होगा देखो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को अपन ने लिख दिया कोस ऑफ 60 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। कोस ऑफ 60 डिग्री इज 1/2 प्लस कोस ऑफ 40 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री, वो एज इट इज साथ में चल रहा है जो भी। अब कोस 60 प्लस कोस 40 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 60 है ना, 2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन
कोस ए प्लस कोस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 है ना, 2 कोस 50 है ना, कोस ए माइनस बी बाई 2, तो 60 माइनस 40 विच इज 20 बाई 2, तो ये जाएगा कोस ऑफ 10 डिग्री क्या अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो कोस 50 साइन 40 ये गायब हुआ, अंदर क्या बचेगा देखो, अपने को मिल गया 16 इंटू कोस 10, कोस 10 को मैंने लिख दिया साइन ऑफ 80 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 40 डिग्री, प्लस क्या है प्लस 64 साइन स्क्वायर 20 जो भी चल रहा है साइड में एज इट इज चल रहा है। इसको देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 40 कोस साइन 40, तो ये क्या बन जाएगा 16 इंटू 2 कोस 40 ऊपर, तो ये 32 कोस 40 और अपने पास क्या है 64 साइन स्क्वायर 20 को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर 20 को लिख दो, 64 को अंदर 64 का 2 अंदर गया, आ जाएगा 32 इंटू 2 साइन स्क्वायर 20 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 40 डिग्री। देखो क्या बच रहा है 32 कोस 40 हो गया कैंसिल, आया 32, आंसर इज 32। तो ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अटेम्प्ट नहीं करने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है। अब कैलकुलेशन में फाइनली आंसर बने नहीं बने कोई कंपलसरी नहीं है ना, ट्रिगो का ट्रिकी सा प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन में इसको देना वैसे सही नहीं है ना, ये तो एक तरीके से अपने आप में खुद प्रॉब्लम है ना, 2 नंबर का नहीं है ये, थोड़ा सा ज़्यादा का होना चाहिए था। 32, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों 32। तो ये अपने को बस क्वेश्चन देख के जज करना होता है कि यार किस क्वेश्चन को अपने को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, यही सब लर्न करना है अपने को। तो 32 आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट क्या बोल रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस लाइन एंड दिस हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन बोलेंगे कि क्या है mx प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसका पहले तो निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या निकाल लो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद सोचो कि इंटीजर m की इंटीजर वैल्यू के लिए कब कब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटीजर होगा, है ना, सिंपल सी प्रॉब्लम है बहुत। डी ऑप्शन, x1 x2 x3 बी द डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन फॉर विच x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 4 be the distinct real solution of the equation this, then sigma xi का क्यूब i is equal to 1 2 3, ये पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, है ना, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक तरफ क्या है क्यूब। तो अपन ऐसा देखें, इसको ऐसे सोचते हैं अपन एक्स क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एक्स क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा ले लूँ क्या मैं, एक्स क्यूब माइनस 4 का मैं ग्राफ बना सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4 का यदि ग्राफ बनाया अपन, है ना, रफ आइडिया इससे लगेगा अपने को कि यार इसका सॉल्यूशन किससे किसके बीच में होना चाहिए या किस टाइप की इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4 को यदि अपन देखें तो एक्स क्यूब माइनस 4, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे -4 ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4, ये है 0, -4, ठीक बात। अब x इज इक्वल टू व्हेन x ये 0 कब होगा, ये होगा 4 की पावर 1/3 पे, 4 की पावर 1/3 पे, व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1। अब अपन केस लेते हैं इस पे,
व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 1 ये होगा 0, तो ये 0 होगा 0 से 1 तक। 2 4 की पावर 1/3 जो होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अच्छा आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब यहाँ तो कोई कटिंग नहीं होगी, आगे कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता, वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक बात। ऐसा हो सकता है कि यहाँ ऐसे कट करके जाए, ये मतलब ये वाला एक तरीके से ये जोन वो है डेंजर जोन, इसके आगे इसकी कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे कट कर सकता है, नहीं कट कर सकता, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। इसके पीछे देखो -1 पे भी अपने को दिक्कत नहीं है, आगे हो सकता है कट करे नहीं करे, है ना, क्योंकि 0, -4 है ये, तो ये -3 की कहानी है, ये -3 यहीं कहीं होगा, तो आगे हो सकता है कट करे, है ना। इस पे अपने को अब देखना पड़ेगा, उसके आगे सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। सो ऐसा कुछ इसका ग्राफिकली अपन ने एनालिसिस किया, तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये डेंजर जोन है, यहाँ पे ये कट कर सकता है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। x व्हेन x इज बिटवीन 1 to 0 में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, 0 to 1 में। व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2 उसको चेक करते हैं। 1 to 2 में ये बच्चों क्या होगा, x क्यूब, ये क्या आएगा 3। 1 to 2 में x क्यूब इज इक्वल टू अपन लिख देते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 4 + 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो 1 to 2 में ये 1 होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 7, x क्यूब इज इक्वल टू 7 मतलब 7 की पावर 1/3। अब 7 की पावर 1/3 को चेक करोगे, क्या 7 की पावर 1/3 1 से 2 में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द रूट, ठीक बात। फिर अपन बोलते हैं व्हेन x इज बिटवीन 2 to 3, 2 to 3 में अपन ने चेक किया तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 to 3 में ये 2 होगा, तो 4 + 6 10 की पावर 1/3 आंसर आ रहा है, और 10 की पावर 1/3 x क्या है, 10 की पावर 1/3। 10 की पावर 1/3 को यदि अपन चेक करें तो 2 पॉइंट समथिंग है, वो 2 पॉइंट समथिंग जो होगा 2 से 3 में आएगा, मतलब ये भी अपना सोल्यूशन होगा, ठीक बात। तो यहाँ इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है, 7 की पावर 1/3, और ये क्या आ रहा है अपने पास 10 की पावर 1/3। ये चेक किया तब समझ में आया अपने को। When x is greater than equal to 3 less than 4, इस केस में क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 13